Hello everyone, welcome to our expert smart class and this is your social science educator काजोल सिन्हा here। तो हमने प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की थी एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी और रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं, बाकी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं लाइक एसएससी सीजीएल और एमटीएस के क्वेश्चन, तो वो सब हम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से जर्नी चल रही है। इसमें मैंने आपको सोलर सिस्टम से रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो हमने बहुत अच्छे से डील किए। कुछ उसके क्वेश्चन रिमेनिंग थे, ठीक है, वो हमने लास्ट वीडियो में इसलिए नहीं लिए वरना वीडियो जो थोड़ी सी लेंदी हो जाती, ठीक है। तो इसमें हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे कि कैसे वो क्वेश्चन हम डील कर सकते हैं और उनसे रिलेटेड अगर लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा कर आ जाए तो हम उसको कैसे करेंगे। तो आर यू रेडी? ठीक है, तो अपने कॉपी और पेन उठाइए और स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन था जिस पर हम थे, दैट वाज 27, ठीक है। तो 27 क्वेश्चन को हम करेंगे। देखिए 27 क्वेश्चन में ये था कि विच वन ऑफ द 4 रीजन्स अबव द अर्थ हैज स्मॉलेस्ट हाइट। किसकी स्मॉल हाइट थी? तो इसमें मैंने आपको डायग्राम से सब कुछ बताया था कि हाइट सबसे ज्यादा मतलब लेंथ किसकी रहती है। तो ट्रोपोस्फेयर की लेंथ सबसे छोटी होती है, 12 से 14 किलोमीटर की ये लेंथ होती है। क्लियर है? तो इसमें ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन आपका ट्रोपोस्फेयर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रैटो है, देखो 12 से 50, 50 से जो है 80 मेजो, और 80 के बाद फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है। 80 से 700 के आसपास आपका थर्मोस्फेयर चला जाता है। उसके बाद एक्सोस्फेयर, तो वो तो अनलिमिटेड है, मतलब उनकी लिमिट बहुत ज्यादा है। यहाँ पर सबसे छोटी लेयर जो होती है वो किसकी होती है? ट्रोपोस्फेयर की। तो इसका ऑप्शन ट्रोपोस्फेयर विल बी करेक्ट। ठीक है, 27 में आप देख लो, 27 ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल नीनो अकर्स ओवर। एल नीनो कैसे आता है? अब देखो एल नीनो के लिए मैं चलो आपको एक छोटा सा कंसेप्ट, वैसे कंसेप्ट उसका काफी बड़ा है लेकिन मैं आपको उतना ही बता देती हूँ जितना एग्जाम में आता है। अब देखिए थोड़ा सा हम बनाएंगे, जैसे ये हमारा, ये पूरा हमारा ग्लोब हो गया। क्लियर है? ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया और ये हो जाएगा हमारा साउथ अमेरिका। अब होता क्या है, ये इक्वेटर है। क्लियर? अब इक्वेटर में आपको जैसे कि पता ही है सन की लाइट डायरेक्ट आती है और सबसे ज्यादा आती है। तो इक्वेटर पर जो पूरे 12 मंथ है, पूरे साल गर्मी रहती है और हीट अप करता है। इक्वेटर पर जितने भी देश हैं अच्छी खासी वहां पर गर्मी है। अफ्रीका की बात कर लो आप, है ना, अफ्रीका में सारे जो है आपको ब्लैक कलर्ड मिलेंगे। तो क्या है, इक्वेटर पर सबसे ज्यादा गर्मी है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब आगे चले जाओ, गर्मी है। अब देखो सन कहाँ से राइज होता है? सन राइज होता है ईस्ट से। तो ईस्ट से जब सन राइज होगा तो सन से जो किरणें आएंगी उसकी वजह से ट्रेड विंड चलती है। ट्रेड विंड्स क्या, हवाएं चलेंगी और हवाएं किस साइड जाएंगी? जहां पर सूरज की रोशनी होगी। तो हवाएं चलनी शुरू हो गई। ठीक है, ऐसे करके चलिए, हवाएं जब चलेगी तो अपने साथ साथ पानी को भी क्या है, सरका लेंगी। अब देखो एक एग्जाम्पल बताऊं आपको, आप पानी लो बाल्टी में या फिर कप में, आप फूक, जिस दिशा में फूक मारोगे उस दिशा में ही पानी ट्रेवल करता है। क्लियर है ना? तो ऐसे ही जिस दिशा में हवाएं जाएंगी वहीं पर क्या है, पानी भी उसी दिशा में ट्रेवल करेगा, उसी डायरेक्शन में तो जाएगा। तो इस तरीके से जब पानी ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो मान के चलो ये जो गर्म पानी है ये किस साइड जाने लगा है? ये वेस्ट की साइड जाना है। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका और ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, साउथ अमेरिका का वेस्टर्न, ये जो इस कोस्ट को हम बोलते हैं क्या? पेरू कोस्ट। ठीक है, ध्यान रखना, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट को हम बोलते हैं पेरू कोस्ट, पेरू तट। तो पेरू तट से क्या होता है कि गर्म पानी वेस्ट की साइड जाता है। जितना ये गर्म पानी जाएगा ये किस साइड जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया की साइड में। अच्छा, गर्म पानी की क्या टेंडेंसी है? देखो गर्म पानी है, टेम्परेचर हाई होगा या लो होगा? भाई टेम्परेचर हाई होगा। भाई आप क्लियर बात सुनो, ट्रेड विंड्स गर्म है, पानी गर्म है, टेम्परेचर हाई जा रहा है, तो यहाँ पर इवेपोरेशन की कंडीशन आएगी। इवेपोरेशन में क्या होता है कि देखो, इवेपोरेशन में सारा का सारा पानी ये वाटर वेपर के रूप में, ठीक है, वाटर वेपर के रूप में ये ऊपर उठेगा। वाटर वेपर के रूप में जितना उठता जाएगा ये, और जितना ये हाइट पे जाएगा, जितना ये ऑल्टीट्यूड यानी कि जितनी ऊंचाई पर जाएगा, तो उससे क्या होगा, अब बादल बनाएगा। ठीक है, बादल कहाँ पर बनते हैं? बादल बनने के फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन। ये मैं पूरा कंसेप्ट आपको समझा रही हूँ। कंडेंसेशन हिंदी में संघनन करके बोलते हैं, संघनन। तो जब ये सारा वाटर यहाँ पर जाए, गर्म वाटर,
टेम्परेचर यहाँ का कैसा है, टेम्परेचर है हाई। टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो पानी होगा वो सतह का पानी वो क्या हो जाएगा, इवापोरेट। इवापोरेट होगा, बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो बारिश होगी। क्लियर है? तो यहां पर हाई टेम्परेचर होने की वजह से क्या हो गई, बारिश हो गई। क्लियर? अब बारिश हो रही है ऑस्ट्रेलिया पर, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पर बारिश हो रही है। साथ ही साथ ये आपका इंडिया, तो इंडिया में भी यहाँ पर ये जो यहाँ पर क्लाइमेट रहेगा तो इंडिया में भी अच्छी खासी बारिश होगी। क्लियर है इतनी बात? तो ये सारा जो तामझाम हो रहा है ये कहां पर हो रहा है, पैसिफिक ओशन में। ये पूरा क्या है, पैसिफिक ओशन, यानी कि प्रशांत महासागर। क्लियर है इतनी बात? और इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है जहां पर ईस्टर्न कोस्ट में बारिश नहीं हो रही है, मतलब इस साइड पर बारिश नहीं हो रही है अमेरिका की साइड में, और ऑस्ट्रेलिया की साइड में क्या देखने को मिल रही है, बारिश। एक ना एल नीनो वाली कंडीशन आती है। एल नीनो क्या होता है, देखो एल नीनो एक ऐसी सिचुएशन है जो हर साल नहीं आती, जो 3-4 साल 5 साल में रिपीट हो जाती है। क्लियर? कैसी कंडीशन है मैं आपको समझा देती हूँ। मान लीजिए किसी साल गर्मी कम पड़ी है। अब देखो ये जो मैंने सिचुएशन बताई है, ये सिचुएशन बताई है मैंने नॉर्मल। अब मान लीजिए किसी साल गर्मी कम पड़ रही है, गर्मी कम पड़ी है तो ट्रेड विंड्स वीक हो जाएंगी। ट्रेड विंड्स वीक हो जाएंगी तो इनके वीक होने की वजह से जो पानी है गर्म, वो पानी उतना ज्यादा वेस्ट इस साइड में नहीं जाएगा। तो सारा वार्म वाटर कहां पर इकट्ठा हो जाएगा, सारा वार्म वाटर कहां पे इकट्ठा होगा, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में। क्लियर है इतनी चीज? अब वार्म वाटर जब यहाँ इकट्ठा होगा तो पानी इधर ना जाने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर हाई होगा या लो, यहाँ का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, लो। टेम्परेचर लो होगा तो क्या इवापोरेशन होगा पानी में से, इवापोरेशन नहीं होगा, बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे, बारिश नहीं होगी। ठीक है? तो यहाँ पर कैसी कंडीशन होगी, बारिश बहुत बहुत ही कम होगी, अगर होगी भी तो कम होगी। तो यानी कि इंडिया में भी बारिश कम होगी। कहने का मतलब ऐसी सिचुएशन जब ट्रेड विंड्स वीक हो गई और टेम्परेचर कंडीशन अलग अलग बिल्कुल चेंज हो गई, तो बारिश यहां पर होने लगेगी। कहां पर होने लगेगी, अमेरिका की साइड में। तो यानी कि ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एल नीनो। ठीक है, समझ में आया? इसको हम बोलते हैं एल नीनो ईयर। जिस साल में ऐसा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एल नीनो ईयर। जैसे कहा जा रहा है कि जैसे अभी इस साल इंडिया में बारिश थोड़ी कम हुई है, तो इस साल को बोला जा रहा है कि एल नीनो वाला ईयर था। इसमें क्या है, इंडिया की तरफ ट्रेड विंड्स गई नहीं। ठीक है, उस साइड में क्या रहा है, इंडिया की साइड में बारिश हो ही नहीं पाई। तो इसलिए एल नीनो आपको मैंने अच्छे से बता दिया कि एल नीनो कब आता है। एल नीनो हर साल नहीं आता। इस पर्टिकुलर ईयर में क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की साइड में लो हो जाएगा, जिसकी वजह से इवेपोरेशन नहीं होगा, बारिश नहीं होगी। क्लियर है? और कौन से ओशन में होता है ये सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक ओशन में ही होता है। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट था। अगर इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आया तो आप आसानी से उसको कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं द लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इन विच रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक। अब देखो इसमें हमने कुछ लेयर की थी अभी, जैसे ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद हमने क्या किया था, स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल, उसके बाद हमने किया था मीजोस्फेयर मध्य मंडल, फिर थर्मोस्फेयर, और फिर जिसको हम आयनोस्फेयर भी बोलते हैं, आयनोस्फेयर, और सबसे बाहरी जो है एक्सटर्नल वो क्या है, एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है इन्होंने कि जो रेडियो वेव्स होती है वो कहां से वापस लौटती है, मतलब जो हमारा ये पूरा रेडियो सिस्टम काम करता है ये कैसे काम करता है। तो ध्यान रखना आयनोस्फेयर में, कौन से लेयर में काम करता है, आयनोस्फेयर में। इसमें क्या होता है कि अर्थ की साइड से जो सिग्नल जाता है वो वापस से रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे आ जाता है। रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है, थर्मोस्फेयर में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सॉरी थर्मो नहीं आयनो, आंसर क्या हो जाएगा, आयनोस्फेयर, आयन मंडल। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, तो ये मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया है कि कैसे क्या क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द एटमोस्फेरिक लेयर फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज नोन एज। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर, ये तो बहुत इजी है, अभी हमने बताया, यही से ही देख लो। ठीक है, इन्होंने सबसे दूर पूछा है, तो सबसे दूर कौन सा है भाई, ये अर्थ है। तो अर्थ के सबसे पास तो ट्रोपोस्फेयर, अर्थ से सबसे दूर कौन है, एक्सोस्फेयर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक्सोस्फेयर। ठीक है, इसमें देखो ये रहा ऑप्शन नंबर 2 एक्सोस्फेयर, बहिमंडल भी बोल सकते हैं इसको। क्लियर है इतनी चीज? तो 30 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स आर अदरवाइज कॉल्ड। अच्छा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को क्या बोलते हैं, इसके लिए मैं पहले आपको समझा दूं। इसके लिए क्या है, ये हमारा पूरा अर्थ, ये इक्वेटर, ठीक है,
अब 30 डिग्री लैटिट्यूड आप ले लो नॉर्थ में और 30 डिग्री ही ले लो साउथ में, ठीक है। 30 से 35 नॉर्थ और 30 से 35 साउथ, क्लियर। इस लैटिट्यूड को किस नाम से जाना जाता है? ये जो मैंने आपके सामने बनाया है 30 से 35 नॉर्थ, 30 से 35 क्या साउथ, इस लैटिट्यूड को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं, अश्व अक्षांश, ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड। ऐसा क्यों बोलते हैं? इसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि क्या होता है ना, देखो पहले क्या होता था, पहले भी और आज भी थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हुई है। सी ट्रांसपोर्ट तो आपको पता ही है शुरू से है, सबसे पहले सी ट्रांसपोर्ट ही था, यानी कि समुद्र के थ्रू सारा ट्रांसपोर्टेशन होना, बिजनेस वगैरह ये सब। तो पहले क्या होता था, जब घोड़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता था, अब घोड़ों को ना, अब घोड़े चाहिए होते थे, किस लिए? अब जितने भी ये राजा वगैरह थे हर देश के, ये घोड़ों का यूज करते थे, किस लिए? अपनी आर्मी बढ़ाने के लिए, अपना मतलब लड़ाई वड़ाई करते थे, तो घोड़ों का उसमें काफी ज्यादा यूज होता था। तो ये क्या करते थे, अलग अलग देशों से एक्सपोर्ट करवाते थे घोड़े, ठीक है। अब एक्सपोर्ट कैसे होता था कि भाई पहले छोटी छोटी वो होती थी शिप्स, ठीक है, शिप भी नहीं हम कहेंगे, छोटे छोटे से नहीं होते वो नाव टाइप से, तो उसमें ना नाव में जैसे ऐसे मैं अगर बनाऊं कुछ बड़ी बड़ी नाव ऐसे, और उसमें ऐसे करके पर्दा लगा हुआ होता था कपड़े का, तो ऐसे करके, तो जिस तरफ हवा चलेगी ना उस तरफ ये फिर ये पर्दा उसमें हवा लगेगी और ये उसी डायरेक्शन में नाव जो है चल पड़ेगी, ऐसा होता था पहले। तो यहाँ पर क्या है 30 से 35 लैटिट्यूड में ना हवाएं थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, कमजोर इन द सेंस कि यहाँ पर एकदम डायरेक्ट तो धूप जाती नहीं है, तो हवाएं भी कमजोर हो जाती है, तो एक ना कोई डायरेक्शन नहीं मिल पाता और यहाँ पे नाव जो है वो डोलने लगती थी। तो उस टाइम पे क्या होता था कि शिप में जब वजन भारी हो जाता था तो कुछ जो सेलर होते थे जो उस बोट को चलाते थे, उस बोट में से फिर घोड़े को वो समुद्र में फेंक देते थे, क्यों? ताकि वजन कम हो जाए और उनकी नाव ना डूबे। तो ये जो एक जब से ये प्रोसेस चला था कि भाई घोड़ों को समुद्र में फेंक दो, उससे क्या होगा कि हमारी एटलीस्ट हमारी जान तो बचेगी, हम ना डूब पाएंगे। तो इसलिए तभी से ही उसको क्या बोला जाने लगा, ये जो एरिया था जहां पर समुद्र में फेंका जाता था हॉर्स को, इस पूरे एरिया को क्या बोलते थे? हॉर्स लैटिट्यूड। क्लियर है इतनी चीज? तो ये देखो ये कुछ फंडामेंटल्स रहे यहाँ हर थ्योरी के पीछे, तो ऐसी ही थोड़ी ना कोई चीज ऐसे आ गई, क्या हर चीज के पीछे रीजन होता है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीजिंग एट द हायर अल्टीट्यूड इज कॉल्ड, देखो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है हाई अल्टीट्यूड में तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो हाई अल्टीट्यूड में टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है उसे बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब आप ये देखो, जैसे हम लोग हैं अर्थ पे, ठीक है, अब हर पे है, आप ये सोचो कि मान लीजिए हम प्लेन एरिया में यूपी में है या फिर बिहार में है या हम एमपी में है या हम कहीं साउथ में है, तो अभी टेम्परेचर कैसा हो रहा है? टेम्परेचर लो है मान लो, ठीक है, एक मॉडरेट सा टेम्परेचर है। जैसे ही आप माउंटेन की तरफ जाओगे, हाइट पे बढ़ते चले जाओगे, टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर टेम्परेचर अच्छा था और हाइट पे जैसे ही जाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? लो। ठंड लगने लग जाती है ना हाइट पे जाके, तो टेम्परेचर क्या हुआ? चेंज हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो ऐसा ही होता है क्या, जब टेम्परेचर चेंज होता है हाइट पे चेंज होता है तो उसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। मतलब कि कोई कोई पर्सन मान लीजिए उत्तराखंड में रह रहा है, मसूरी में, ठीक है, उत्तराखंड में मसूरी में रह रहा है। अब मसूरी क्या है? शिवालिक माउंटेन पड़ते हैं मसूरी में, उसके लिए ना टेम्परेचर हम लोगों से, जो हम प्लेन एरिया वाले हैं, हमसे तो अच्छा खासा टेम्परेचर, मतलब उनका टेम्परेचर लो है, अच्छा खासा लो है, हमारा तो हाई है, ठीक है, तो वहां पे ठंड है, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पर क्लाइमेट कैसा है? कूल, ठीक है, टेम्परेचर ऑलरेडी लो है। अब अगर मसूरी से कोई और आगे लद्दाख पे चला जाए, है ना, लद्दाख वाले हिमालय, ग्रेटर हिमालय पे, तो वहां पे टेम्परेचर और ज्यादा लो है, यानी कि पहले ही लो था और उसके बाद और लो हो गया। तो इस ये लो से कम लो से, लेस लो से हाई लो की तरफ जब जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। व्युत्क्रमण लिखा हुआ है हिंदी में, आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है चीज? तो इसे हम बोलते हैं हाई ऑल्टीट्यूड पे जब ऐसा टेम्परेचर चेंज होता है तो इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर डिपेंड्स ऑन। ह्यूमिडिटी क्या होती है? देखो ह्यूमिडिटी का मतलब जब हवाओं में क्या होती है, हवाओं में बूंदे आ जाए, यानी वाटर वेपर आ जाए। जैसे ह्यूमिडिटी आप देखते हो ना, जैसे गर्मियों में क्या होता है, कभी कभी बहुत पसीने भरा दिन होता है ना, तो स्वेटी डे की क्यों होता है? क्योंकि हवाओं में नमी होती है, हवा के हर पार्टिकल में पानी होता है, ठीक है, और जिस वजह से एक ये भी रीजन है कि लोग मॉइस्चराइजर इतना यूज नहीं करते हैं गर्मियों में, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं होती, है ना, नमी बनी रहती है। अब सर्दियों में क्यों यूज करना पड़ता है मॉइस्चराइजर? क्योंकि
जो एयर होती है वो बड़ी ड्राई होती है, उसमें नमी नहीं होती। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, हवा में नमी किस कारण से होती है या किस चीज पर डिपेंड करती है। देखो, टेम्परेचर की बात करो, लोकेशन की बात करो, मौसम की बात करो, या ऑल ऑफ दी अबव, इनमें से क्या आंसर होगा। तो इसमें से हम एक जो है रीजन क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, लोकेशन भी कह सकते हैं, वेदर की भी बात हो सकती है, ठीक है, मौसम, या फिर उपरोक्त सभी। तो इनमें से तीनों का आप जो रहेगा, मेनली अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर का रोल ज्यादा होता है तापमान का। अभी देखो गर्मी में तापमान अच्छा खासा होता है, हाई टेम्परेचर होता है, सर्दी में थोड़ी ना इतना होता है। तो टेम्परेचर जो है वो मेन रोल प्ले करता है, टेम्परेचर अच्छा खासा होगा, ठीक है, अच्छा खासी गर्मी होगी, हाई होगा, तो उसकी वजह से हवाओं में नमी भी होगी, क्योंकि हवाओं में फिर क्या होता है, मतलब जो हवाएं होती है, मतलब इवेपोरेशन हो जाता है, पानी में से क्या हो जाता है, वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, जिसकी वजह से फिर बाद में जब बहुत ज्यादा नमी हो जाती है तब बारिश होने लगती है ना। जब बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी गर्मी में, जिस दिन आपको लग रहा है ना कि आज तो बहुत नमी है, तो उस दिन बारिश पड़नी है, या फिर उसके अगले दिन। क्यों बारिश पड़ती है, क्योंकि जब इवेपोरेशन हो जाएगा, बहुत ज्यादा हवाओं में नमी हो जाएगी, तो वो कंडेंसेशन बादल बनाएगी, ऊपर जाके बादल बनाएंगी, तो भाई जब बादल भारी हो जाएंगे तो फिर वो बूंदे टपकने लगती है और बारिश हो जाती है। ठंड में बारिश होने का क्या रीजन होता है, अब जैसे फॉग हो रहा होता है ना, कई बार आप देखते हो ठंड में, विंटर्स में, कि फॉग वाला डे है, फॉगी सा, तो उस दिन भी हवाओं में नमी होती है, ठीक है। जिस दिन फॉगी डे होता है ना, तो उस दिन आप देखते हो ना ओस पड़ी हुई है, तो वो भी क्या है, वो हवाओं में नमी है, जो कि ठंड के टाइम पे ना हमें नीचे ही दिख जाती है। नीचे का मतलब कि हमें ना महसूस, जैसे हम खड़े हुए हैं, ठीक है, हम खड़े हुए हैं तो हमारे सामने ही फॉग दिख जाता है। गर्मियों में हमें हमें बादल नीचे नहीं दिखेंगे, ऊपर दिखेंगे, लेकिन ठंड के टाइम पे फॉग नीचे दिख जाएगा। नीचे क्यों दिख जाता है, क्योंकि ना फॉग इसलिए हमें नीचे दिखता है क्योंकि सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, लो, और गर्मियों में क्या होता है, मान लो यहाँ पे हम गर्मी में खड़े हुए हैं, तो गर्मी में टेम्परेचर यहाँ तो हमें लो मिलेगा नहीं, है ना, या तो हमें टेम्परेचर हाई मिलता है क्योंकि गर्मी है, तो हमसे ऊपर थोड़ा सा और फ्लैटों में जाएंगे तो यहाँ टेम्परेचर कैसा हो जाता है, टेम्परेचर लो। और जहां टेम्परेचर लो होगा, तापमान कमी होने की वजह से बादल बनेंगे, तो फिर क्या होती है, बारिश। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पहले टेम्परेचर नीचे ही लो होता है हमारे सामने, तो बारिश कहाँ होने लगती है, नीचे ही होने लगती है। क्लियर है इतनी चीज। तो ये सर्दियों की बारिश और गर्मियों की बारिश मैंने समझा दी आपको। खैर, तो इसमें आंसर आपका जो है फोर्थ सही हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द टेम्परेचर इंक्रीजेज रैपिडली अबव। टेम्परेचर एकदम से कहां पर इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज पूछा है ना उन्होंने, कि ट्रोपो में, स्ट्रेटो में, एक्सो में, आइनो में, मतलब रैपिडली, है ना, इंक्रीज पूछा है। तो ये आ जाओ आप उसी डायग्राम पे, देखो टेम्परेचर एकदम से कहां बढ़ता है। अब आप एक बात सुनो, ट्रोपोस्फेयर में जैसे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, वापस से हम यहाँ खड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो ये खैर मेरे ड्राइंग पर फोकस ना करें, यहाँ पर खड़े हो जाते हैं हम, ठीक है, यहाँ पर हम खड़े हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, हम जितना ऊपर जाएंगे, मान लो माउंटेन्स की तरफ जा रहे हैं, ये माउंटेन्स है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घटना शुरू कर देगा। अब हम प्लेन एरिया में, हम हिली एरिया में जाएंगे, टेम्परेचर घट जाएगा और हमें सर्दी लगने लगेगी। तो यहाँ पर थी गर्मी और ऊपर जाने के बाद क्या हो गई, सर्दी। तो यानी कि टेम्परेचर यहाँ पे क्या था, हाई, ऊपर हो गया लो, ठीक है। तो ये वाला तो कंडीशन, ये वाला तो हमने आंसर में ये मैच नहीं गए। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होगा, स्ट्रेटोस्फेयर में ये होता है कि टेम्परेचर अचानक से बढ़ने लगता है, ठीक है, और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता ही चला जाता है। तो इसमें टेम्परेचर ऊपर जाके लो नहीं होता, टेम्परेचर इसमें बढ़ता जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सा क्वेश्चन था, 34, ठीक है, 34 में आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल। क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच रिप्रेजेंट्स द अरेंजमेंट ऑफ एटमोस्फेरिक लेयर। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, कैसे करवाया था मैंने, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपो के बाद स्ट्रेटो, फिर मीजो, फिर थर्मो, और फिर क्या हो जाएगा, एक्सो, ठीक है। तो इसमें से आप ढूंढ लो कहाँ है, ये तो नहीं है, इकोस्फेयर तो होता ही नहीं कुछ देर, खामखा कंफ्यूजन के लिए देते हैं वर्ड्स। मीजो से स्टार्ट नहीं है, ट्रोपो, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, आइनो, हाँ ठीक है, ये वाला हो जाएगा। देखो आइनोस्फेयर किसे बोलते हैं ये भी आप समझ लो, थर्मो का ही दूसरा नाम क्या है, आइनोस्फेयर। क्लियर। तो आइनो हो गया, एक्सोस्फेयर हो गया, ये ईसो नहीं है, ये एक्सो है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट।
तो ये कुछ कंसेप्ट होते हैं जो आप साइड बाय साइड नोट्स बनाओगे तो आपको इजीली क्या हो जाएगा, मतलब सारी चीजें रिमाइंड हो जाएगी, आपको बार बार नहीं आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, देयर वर टोटल 35 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सीजीएल के लगा लो आप, एमटीएस के थे इसमें, तो अलग अलग लेवल के क्वेश्चन थे। 15 का क्वेश्चन है ये, 2015 का। तो इस तरीके से मैं आपके साथ प्रैक्टिस सीरीज जो है पूरी कंटिन्यू रखूंगी। हम जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे विद कंटेंट्स और विद ये जो पूरा कंसेप्ट मैं करवा रही हूँ, इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज अच्छे से इनहेंस होगी। इससे रिलेटेड मान लीजिए इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हो, या जितने मैंने डायग्राम्स बनाए हैं उनसे रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन भी आप फिर अच्छे से डील कर पाओगे। क्लियर है इतनी बात? अभी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, और इसके बाद मैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट की जो है प्रैक्टिस सीरीज अवेलेबल कराऊंगी, लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, और जो भी हमारे साइंस के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल साइंस के, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ते रहेंगे। और हमारे चैनल पे सारी वीडियोस अवेलेबल है, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश। आपको कोई भी डाउट है किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। क्लियर है इतनी बात? और कुछ आपको समझ ना आया हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। देखिए शेयर जितना करोगे, शेयरिंग से क्या होगा, देखो आपने एक वर्ड सुना होगा बचपन में, शेयरिंग इज केयरिंग। तो जितना शेयर करोगे उतना ज़्यादा सबकी हेल्प हो जाएगी। और स्पेशली देखो यूट्यूब में ये क्लासेस जो है मैं फ्री में अवेलेबल करवा रही हूँ, उससे आपकी नॉलेज भी इनहेंस होगी, प्लस आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और इसी तरीके से प्रैक्टिस सीरीज में हम बने रहेंगे। प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।